हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मेरे साथ है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सर। अमृतांशु सिंह सर। ये पहले मेरे साथ लेबर इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ थे और इनने अच्छी तैयारी करी। बाद में फिर ये एमपीपीएससी 2017 की बैच से असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पे नियुक्त हुए। तो सर, हम आपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि एएफसी का जो पद है उसके भी इंटरव्यू लीजिए। तो बिल्कुल आज हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं हमारे अमृतांशु सर। इनने समय निकाला है, इनके फैमिली थोड़ा काफ़ी इश्यूज़ भी थे, मम्मी की तबीयत ख़राब थी। बिल्कुल सर ने हमें समय दिया, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। और जो बच्चों ने मुझे सवाल दिए थे कि सर किस टाइप के आप सवाल पूछिएगा, तो सर ये सबसे पहला सवाल है मेरा। आप अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बताइए सर आप। मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। मेरा बैच था 2011 और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2015 में। और सर आपकी जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग का जो एक्सपीरियंस है सर, आप वो बताइए कि किस टाइप से आपने मतलब कॉलेज के बाद में आप इस फील्ड में उतरे और आपने कैसे तैयारी करी। खास तो सर आप एसीएफ का बताइए। लेबर इंस्पेक्टर का तो मैं बता चुका हूँ मैं। आपने एसीएफ की किस तरीके से तैयारी करी थी सर? मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैं एमपी नगर में कोचिंग जाया करता था। पर जो मेरी मेन तैयारी हुई जिसका मैं श्रेय दूंगा कि एसीएफ के सिलेक्शन में हेल्पफुल थी, वो मेरे जॉब के टाइम पे रही। ग्रेजुएशन के बाद 2015 से मैंने नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करी और ऑफिस आवर्स के बाद घर पे आके मैं सेल्फ प्रिपरेशन करता था। तो जो भी मेरी प्रिपरेशन वहाँ पर मैंने करी, उसी के बेसिस पे मेरा एक एसीएफ का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मेरे टाइम पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे और मैंने कंप्यूटर साइंस का ऑप्शनल लिया था। तो मेरी कंप्यूटर की नॉलेज, और सिंस मैं आईटी कंपनी में भी काम करता था, तो वो बहुत हेल्पफुल रही थी। मेरा मैक्सिमम स्कोर जो रहा वो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहा। अनफॉर्चुनेटली अभी फॉरेस्ट के एग्ज़ाम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गई है, अब तो सारी एसीएफ की भी पोस्ट ऑब्जेक्टिव हो गई है सर, की रेंजर की केवल है? जो रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर की जो एग्ज़ाम होता है वो कॉमन होता है, और उसमें से जो हायर स्कोरिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं एसीएफ की पोस्ट के लिए, और उसी में से जिनका कट ऑफ एसीएफ के लिए नहीं निकल पाता है, वहाँ से वो रेंजर की लिस्ट चालू हो जाती है। अच्छा, और सर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी इस एग्ज़ाम के लिए? कि आपने किस तरीके से आपने तैयारी करी, आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया तैयारी के लिए, और इस टाइप की सर आप थोड़ा बताएंगे। सबसे ज़्यादा आपको इसमें वेटेज इन्वायरमेंट, जोग्राफ़ी, सॉइल साइंसेस, साइंस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों को देना रहेगा। क्योंकि आप एक डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनमें वेटेज जनरल स्टडीज़ जैसे कि आर्ट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इनको दिया जाता है। लेकिन जो फॉरेस्ट की सर्विस होती है वो इट्स अ टेक्निकल जॉब। आपको सर्विस में वास्तविक में आने के बाद, आप आने से पहले 2 साल की ट्रेनिंग लगती है, और वहीं डिप्टी कलेक्टर को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ही करनी होती है। तो आप अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंजीनियर्स का बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, साइंस वगैरह और मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है। अच्छा, और आपके कितने सर कितने घंटे की आप तैयारी करते थे? हर बच्चे ये पूछता है कि कितने, मुझसे भी पूछते हैं कि कितने घंटे की तैयारी करते थे। आपने कितने घंटे की तैयारी करी है एक दिन में? अ, अच्छा, अरे सॉरी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। मैंने कभी घंटे कैलकुलेट नहीं करे, मैं टॉपिक वाइज चला करता था। और जैसे अगर अभी देखें 2020 चल रहा है और आप 2021 टारगेट करते हैं, और अगर आपका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगी। सिर्फ 1 साल की पढ़ाई में आप ये नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं, आपने कुछ कुछ चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी हैं, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने आता है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने इमीडिएटली पढ़ा और उसी में से आ गए, पर ये लक हर किसी स्टूडेंट के साथ हर बार नहीं चलता। बहुत सारे क्वेश्चंस या मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस उसमें ऐसे होते हैं जो आपकी पिछली तैयारी से आते हैं। तो जब मैं प्राइवेट जॉब में था तब मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी करता था। मैंने एसएससी सीजीएलए की भी तैयारी करी, मैंने व्यापम के एग्ज़ाम की भी तैयारी करी, मैं एमपीपीएससी की तैयारी तो करता ही था। तो जो मेरा स्टडी डोमेन था वो काफ़ी वाइड था। मैंने जीएस, इन्वायरमेंट, मैथमेटिक्स, काफ़ी सारे डोमेन्स में
सम्स लगाता था, पॉलिटी के नोट्स बनाता था, अलग अलग टाइप की बुक्स मैंने पढ़ी हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा। और सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? मतलब एक मेन जो बच्चे रहते हैं मुझसे पूछते हैं कि टाइम को किस तरीके से हम मैनेज करें, कौन से सब्जेक्ट को हम कम ज़्यादा पढ़ें। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपका कैसा रहता था? ये मतलब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम की है। आप हर चीज़ें मत पढ़िए, आप सिर्फ वही चीज़ें पढ़िए जो सिलेबस में दिया रहता है। मैंने कम से कम 1 हफ़्ता तो सिर्फ सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में लगाया था जब एग्ज़ाम का सिलेबस छपा था। तो अगर मैं अपने ऑप्शनल का बताऊं, तो मैंने ऑप्शनल के टॉपिक्स पढ़े, बहुत सारे टॉपिक्स। तो इंजीनियरिंग, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल था, तो और मेरे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन भी था, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें मेरे कोर्स से मैच होते थे। फिर मैंने सिलेबस को गूगल करके देखा, तो मैंने देखा बहुत सारा पोर्शन सिलेबस जो उन्होंने पब्लिश किया है वो DAVV के BSc कंप्यूटर साइंस का है। तो मैं DAVV के वेबसाइट पे गया, वहाँ से मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ थी। और DAVV के सिलेबस में जो नीचे बुक्स दी हुई थी, क्योंकि टॉपिक्स दिए रहते हैं, उनके नीचे बुक्स दी रहती हैं, उन टॉपिक्स को मैंने उन्हीं बुक्स से पढ़ा और एग्ज़ाम में सिमिलर ही क्वेश्चन आए और मैंने उन्हीं बुक्स से फॉर्मुलेटेड आंसर्स कॉपी में भी लिखे। तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे मैक्सिमम मार्क्स कंप्यूटर साइंस के ऑप्शनल में ही मिले थे। तो सर आपने ACF के लिए कौन कौन सी बुक्स से आपने तैयारी करी थी सर, ये बता दीजिए आप। मैंने इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की थी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल, और बाकी लूसेंट की जो जनरल स्टडीज़ की बुक आती है वो हेल्पफुल है। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक मैग्रो हिल की मध्य प्रदेश जनरल स्टडीज़ करके आती है, वो उसमें कंसाइज में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, वो प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और हालांकि मैंने तो कभी कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ी, पर कई लोग बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र पढ़ने से भी फ़ायदा होता है। और सर आपने मैथ्स और इंग्लिश जैसे टॉपिक किस टाइप से कवर किए थे? जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है इस टाइप के टॉपिक्स में। ओके, इंग्लिश मेरी मतलब बचपन से स्ट्रांग थी, तो मैंने इंग्लिश के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी, तो इसके लिए आपको कहीं और से गाइडेंस लेना पड़ेगा। सर आप अपने प्री और मेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस आप बता दीजिए कि किस टाइप से थी। आपने रिटन में मेंस दी थी ना सर? हाँ। तो सर उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए आपकी, क्या वहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आते हैं? किस टाइप का एक MPPSC नॉर्मल MPPSC और इसमें MPPSC फॉरेस्ट में कुछ फ़र्क रहता है क्या इन दोनों एग्ज़ाम्स में? प्री तो दोनों एग्ज़ाम्स का सेम ही रहता है, और फॉरेस्ट में जो सेकंड पेपर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, उसके मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं। यानी कि जो लोग सेकंड पेपर जिनका स्ट्रॉन्ग है या क्वांट जिनका स्ट्रॉन्ग है, जो आसानी से सेकंड पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उनको फॉरेस्ट भरना चाहिए, तो उनका फॉरेस्ट का प्री निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैंने सब्जेक्टिव मेंस लिखा था, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि अब वो आपके काम नहीं आएगा। अब मेंस ऑब्जेक्टिव होने लगा है। ऑब्जेक्टिव मेंस ऑनलाइन होता है, आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा, आप सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पर कंप्यूटर के सामने आपको सारे ऑप्शंस वगैरह भरने रहेंगे। और तो अगर आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में प्रिपेयर करेंगे तो आपकी फॉरेस्ट की मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक चीज़ पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा कि कई लोग जो सिविल सर्विसेज भी देते हैं और फॉरेस्ट भी देते हैं, तो क्योंकि प्री का एग्ज़ाम सेम होता है दोनों का, तो लास्ट मोमेंट पे मेंस देने के बाद इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज की जॉब्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत सारी जो कंपटीशन होता है आपके इंटरव्यू लेवल पे कम हो जाता है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और सर आपका इंटरव्यू का आप एक्सपीरियंस बताइए कि किस टाइप से इंटरव्यू हुआ था और क्या क्या कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो क्या क्या पूछे थे? इंटरव्यू के बारे में बताइए, ACF के इंटरव्यू का। इंटरव्यू फॉरेस्ट बेस्ड ही होता है, वो चेक करते हैं कि आपको फॉरेस्ट का कितना नॉलेज है, फॉरेस्ट के लॉज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और एनिमल्स के बारे में इन जनरल आपको कितनी नॉलेज है, और वेदर यू आर कट आउट फॉर अ फॉरेस्ट जॉब और नॉट। और बोर्ड में हेड ऑफ़ द बोर्ड के अलावा दो काफ़ी सीनियर IFS ऑफिसर्स भी होते हैं, यूजुअली रिटायर्ड होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट नेचर या वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे
वो मोर और लेस फॉरेस्ट से रिलेटेड थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मुझसे इन जनरल ब्रीफ पूछा था। शेड्यूल्स जो होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, उनके बारे में पूछा था। फॉरेस्ट्स के बारे में पूछा था। और सिंस मैं लेबर इंस्पेक्टर था तो मैं अपनी पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में क्यों आना चाहता हूँ, ऐसे सवाल के अराउंड आपका सर्कुलेट करेगा इंटरव्यू। सर इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है वो आप बता दीजिए कि कितने समय में आज मान लो आज आपका इंटरव्यू है तो उसके कितने समय बाद में आपका ज्वाइनिंग आ जाएगी और ट्रेनिंग पे आप पहुंच जाएंगे। ये हर ईयर अलग अलग होता है। मेरा जो था 2017 का, उसमें मेरा रिज़ल्ट आया था फरवरी में। और सॉरी, मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया था, इंटरव्यू हुआ था फरवरी के एंड में और रिज़ल्ट आया था मार्च में, और ज्वाइनिंग मेरी अगस्त में हो गई थी। अच्छा, अगस्त तक हो गई थी। अगस्त तक ज्वाइनिंग हो गई थी। और ये इसमें मेडिकल चेकअप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या है सर सीन इसमें। आपका मेडिकल चेकअप आपके फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के पहले या बाद में कभी भी हो सकता है। यूजुअली फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो आपकी वॉक होती है 25 किलोमीटर्स की फॉर मेन एंड 16 किलोमीटर्स फॉर वेमेन, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है। और मेडिकल चेकअप एमवाई हॉस्पिटल में ही यूजुअली होता है। किसी भी जिला चिकित्सालय में होगा ना वो। हाँ, नहीं, इंदौर में ही कराते हैं। आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी इंदौर में ही होगा और आपका मेडिकल चेकअप भी इंदौर में ही होगा। 2014 का भी मैंने दिया था तो तब भी इंदौर में हुआ था, और 17 का दिया तो भी इंदौर में ही हुआ था। और उसके बाद जब आप मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, उसके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जब आपका हो जाता है तो उसके बाद फिर वो लिस्ट एमपीपीएससी शॉर्ट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग करवाने से पहले आपको कॉल करता है, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई होते हैं और फिर आपका ऑर्डर निकलता है कि मतलब यूर पोस्टेड। और सर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताइए, आपकी ट्रेनिंग कितने समय की हुई थी और क्या क्या आपने सीखा और क्या कहाँ कहाँ हुई थी। एसीएफ की ट्रेनिंग के लिए 3 सेंटर्स हैं। एक गुवाहाटी असम बर्निहाट में है, और एक कोयम्बटूर में है तमिलनाडु, और एक देहरादून में है। और रेंज ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा हैं, हल्द्वानी में है, कुर्सियोंग में है, आपका धारवाड़ में है, कुंडल में है। और रेंज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 18 मंथ्स की होती है, और एसीएफ की ट्रेनिंग 2 साल की होती है। दोनों ही ट्रेनिंग्स में आपको काफ़ी सारे टूर्स कराए जाएंगे। आपका इंट्रोडक्टरी टूर होगा, ईस्ट इंडिया टूर होगा, साउथ इंडिया टूर होगा, सेंट्रल इंडिया टूर होगा। और टूर्स में आपको काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ एक्सपोजर्स, आपको मरीन नेशनल पार्क्स, आइलैंड्स, ओशंस वगैरह सारा घुमाया जाता है। और हमारी फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है, बाकी सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं काफ़ी जलते हैं कि हमें इतनी सारी जगह घूमने को मिलता है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी यूनिफॉर्म, आपके शूज़, आपके बैग, स्लीपिंग बैग्स, बुक्स, सारा आपको गवर्नमेंट परचेज़ करके देती है। आपके टूर का कॉस्ट, ट्रैवल, लॉजिंग, होटल्स में रुकना, वो सारा पूरा गवर्नमेंट करती है, खाना एक्सक्लूड करके। 2 साल की ट्रेनिंग अगर एसीएफ की है तो 2 साल की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको एक डिप्लोमा मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और उसके साथ आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है। सर ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलता है ना आपको कि सैलरी आती है। हाँ, रेंज ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के समय स्टाइपेंड मिलता है। और अभी रेंज ऑफिसर्स का जो मतलब सिक्स पे कमीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3600 ग्रेड पे ज्वाइन होते हैं। पर सिंस जब ट्रेनिंग होती है तो वो अकेडमी यानी कि सेंट्रल अकेडमी जो होती है उसके अंडर होते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लगते हैं और उनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो उनकी सैलरी से ज़्यादा होता है। मतलब मोर और लेस उनको ट्रेनिंग के टाइम पे जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 44,000 के आसपास होता है, और जब वो वापस आके ज्वाइन करेंगे तो उनकी सैलरी 38,000 के आसपास बनती है अभी। और आपका सर। एसीएफ को तो ज्वाइन करा के फिर ट्रेनिंग पे भेजते हैं, तो उनकी ट्रेजरी से ही हर महीने मतलब ज्वाइनिंग के साथ ही उनकी सैलरी ट्रेजरी से ही बनने लगती है। 5400 ग्रेड पे के हिसाब से बनती हाँ, है। सैलरी जो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपीज वगैरह की होती है सेम सेम सैलरी मिलती है। और सर इसमें कुछ कार वार तो ऑब्वियस सी बात है मिलती ही होगी आपको, तो इसमें बोल रहे ट्रेनिंग में ही आपको कार मिलना शुरू हो जाती है जैसे आप बोल नहीं रहे हैं नहीं, ऐसा। आपको लंबा समय वेट करना पड़ेगा, और व्हीकल को आप अपने डेजिग्नेशन से कंफ्यूज नहीं कर सकते। जैसे आप सिलेक्ट होते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर की पोस्ट पे, जब तक आपको चार्ज नहीं मिलता एज एन एसडीओ फॉरेस्ट, तब तक आपको व्हीकल अलॉट नहीं होगा। सो इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटिंग, 2 साल के बाद फिर आप जब आप डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग और होती है। फिर आप 6 महीने के आसपास रेंज चार्ज में रहते हैं, तब आप रेंज ऑफिसर का व्हीकल यूज़ करते हैं। उसके बाद जब आप एसडीओ की पोस्ट पे आते हैं तब आपको एसडीओ फॉरेस्ट का व्हीकल, तो
जो पोस्ट होती है उसके साथ व्हीकल अटैच होता है, आपके डेजिग्नेशन के साथ व्हीकल अटैच नहीं रहेगा। सर जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, एसीएफ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है? एसीएफ रेंज ऑफिसर और डीएफओ के बीच का एक एक्टिंग लिंक होता है। उनका काम मोर और लेस मैनेजरियल और सुपरवाइजरी होता है। दे पास डाउन द इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द डीएफओ टू द लोअर स्ट्राटा एंड दे communicate the problems or any request made by the subordinate officers to the DFO. और सर अभी कुछ इन फ्यूचर एसीएफ और रेंजर की कुछ वैकेंसी या एग्ज़ाम आने की क्या क्या चांसेस है आपके हिसाब से आप डिपार्टमेंट में हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि लेबर इंस्पेक्टर की आएगी कि नहीं आएगी, तो आप मुझसे मैं आपसे पूछता हूँ एसीएफ और रेंजर की आएगी कि नहीं, क्योंकि आपके लिए बच्चा मैं ही हूँ। मेरी पोस्ट पे रहकर इस चीज़ का इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो वैकेंसीज़ निकलती हैं वो मिनिस्ट्री के लेवल से निकलती हैं। तो जो अपने हमारे सेक्रेटरी रहेंगे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे, उन वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन जैसे अगर ट्रेंड देखा जाए तो 2014, 17 और 18 में रेंज ऑफिसर्स की बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं। मतलब 150, 120, 125 ऐसे रेंज ऑफिसर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और 2019 के नोटिफिकेशन में रेंज ऑफिसर की एक भी पोस्ट नहीं आई थी, सिर्फ एसीएफ की टोटल 6 पोस्ट आई थी। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में बम्पर पोस्ट आना मुश्किल है, आएंगी तो थोड़ी सी ही पोस्ट आएंगी। अच्छा, अभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है कि नहीं? मतलब ऐसा है कि सीनियर स्टाफ रिटायर भी होते होंगे, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो पोस्ट तो खाली होती रहेंगी। हाँ। अभी जो 60, 60, 62 का जो हुआ था, तो उसका 62 भी हो ही गया है अब सबका। हमारे इसमें भी ऐसे ही, हमारे डिपार्टमेंट में। तो आपके इसमें भी रिटायरमेंट तो बहुत सारों के पेंडिंग होंगे अभी, किसी 1-2 साल में होने के। हाँ, रेंज ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिटायरमेंट की एज पे आप देखें, तो जो रिटायरमेंट की एज पे जो व्यक्ति रेंज ऑफिसर है वो आइदर या फॉरेस्टर ज्वाइन हुआ होगा या फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन हुआ होगा, और फिर वो रेंज ऑफिसर बना होगा। उसके बाद फिर वो रिटायर होगा। जो रेंज ऑफिसर डायरेक्ट भर्ती होते हैं वो या तो एज एन एसडीओ या फिर एज अ डीएफओ रिटायर होते हैं। तो एमपी फॉरेस्ट की वेबसाइट पे आपको पूरा विभागीय संरचना और उसकी पूरी वैकेंसीज़ मिल जाएंगी। जैसे अगर देखा जाए तो आईएफएस का मैं बताऊं, हमारे 270 ऑड पोजीशंस हैं आईएफएस की मध्य प्रदेश में, जिसमें से शायद 89 रिजर्व्ड हैं प्रमोटी आईएफएस ऑफिसर्स के लिए। तो जो एज एन एसीएफ ज्वाइन करते हैं या ऐसा रेंजर ज्वाइन करके प्रमोट होते हैं, तो वो उन पोस्ट पे जाएंगे। पूरे डिटेल आपको एमपी फॉरेस्ट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसमें ये भी डिटेल दिया रहता है कि कितनी पोस्ट अभी भरी हुई हैं और कितनी अभी खाली हैं। पर ये कहना मुश्किल है कि जो खाली पोस्ट अभी एग्जिस्ट कर रही हैं वो एग्ज़ाम्स में एज अ रिक्रूटमेंट कब रिफ्लेक्ट होंगी। हो सकता है अगले ही साल हो जाए, या हो सकता है कई सालों तक ना भी हो। और सर फाइनल आप टिप्स दीजिए जो आपके एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स रहेंगे एसीएफ के, उनके लिए सर कुछ। मैं जो टिप्स देना चाहूँगा वो कि आप सिलेबस पहले अच्छे से थ्रू हो जाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे, इसके अराउंड आप अपनी प्रिपरेशन को फोकस करेंगे तो सिलेक्शन की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके सर। तो फ्रेंड्स, देखा हमारे एसीएफ सर ने कितना अच्छा जानकारी दी हमें। मैं खुद सर से इतना इंस्पायर हूँ। इनकी जो फ़ोटो थी जब मैं पढ़ने बैठा था, जैसे ही एक बीच में समय था जो बहुत जोश था रेंजर बनने का मुझे, तब सर की भी फ़ोटो मैंने मोबाइल में वॉलपेपर की लगाई थी कि मुझे ऐसा बनना है। ये भी मेरे साथ एक समय लेबर इंस्पेक्टर थे और इन्हें बहुत अच्छी तैयारी करी, तो आज बहुत अच्छे पद पे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। ओके सर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।